नमस्कार दोस्तों, मैं धैर्य शुक्ला। आज रायबरेली के एक ऐसे साहित्यकार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम साहित्य के क्षेत्र में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर चक्रधर नलिनी की। वो बाल साहित्य में बहुत दर्जनों किताबें उन्होंने लिखी हैं और बहुत बड़े साहित्यकारों के साथ उन्होंने काम भी किया है। वो अटौरा बुजुर्ग में उनका जन्म हुआ और उन्होंने रायबरेली में काम किया, रायबरेली के लोगों के लिए काम किया। आज हमारे साथ उनके साथ वर्षों तक काम करते रहे और साहित्य में भी अपना एक स्थान बना चुके डॉक्टर रसिक किशोर नीरज जी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर चक्रधर नलिनी के बारे में कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में किस स्तर से काम किया और कौन कौन से किताबें उन्होंने लिखी और बाल साहित्य के अलावा भी उन्होंने क्या क्या कृतियां लिखी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर रसिक किशोर सिंह नीरज जी से। नमस्कार। आपने आज डॉक्टर चक्रधर नलिन उनके विषय में एक बहुत अच्छा उनके व्यक्तित्व पर प्रश्न करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर चक्रधर नलिन वास्तव में देश के चोटी के साहित्यकार थे। हालांकि उनकी पहचान बाल साहित्यकार के रूप में जानी जाती है, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता में भी भारतीय पत्रकार नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी। इसके अलावा उन्होंने निबंधायन और बड़े महापुरुषों पर बड़ों के लिए भी बहुत किताबें लिखी। हम ये कह सकते हैं कि उनका सृजन लगभग 100 पुस्तकों का है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि उन्होंने कोई हनुमान जी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा नाटक लिखा जो काफ़ी प्रचलित हुआ। जी, उन्होंने प्रकृति और ईश्वर के उपासक थे। जय हनुमान नाम का नाटक उनका प्रसिद्ध हुआ है। वह नाटक बहुत ही चर्चित रहा। इसके अलावा उनकी नाटक की कई पुस्तकें हैं। नाटक के क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूँ कि पहली पुस्तक मेरी नाटक की ही जो प्रकाशित हुई वो दिल्ली से प्रकाशित हुई। मेरी पुस्तक थी जीवन और संघर्ष, जिसको मैंने आदरणीय श्रद्धेय नलिन जी को, जो मेरे गुरुतुल्य थे, उनको दिया और उन्होंने ही मुझे उसकी पटकथा, उसके उपसंहार से लेकर के पूरी अंतरकथा नाटक की पढ़ा और बहुत सराहा। उसका मंचन भी कई जनपदों में हुआ। नलिन जी को हम ये कह सकते हैं कि कहानी, नाटक, बाल गीत और निबंध कोई ऐसा शायद विषय रहा हो जो अछूता हो। उन्होंने बहुत काम किया हर क्षेत्र में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डॉक्टर चक्रधर नलिनी को देश के चुनिंदा साहित्यकारों में रखें तो वो किस श्रेणी के साहित्यकार कहे जाएंगे और उनके साथ किनका किनका नाम बड़े साहित्यकारों में जोड़ा जा सकता है? जी, डॉक्टर चक्रधर नलिन वास्तव में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कृतित्व से होता है और उसके कवि का रूप जो होता है उसके जीवन में भी उतरना चाहिए। कवि वही मैं मानता हूँ जिसका जीवन सादगी और ईमानदारी का हो। डॉक्टर चक्रधर नलिन उस श्रेणी में अग्रगणी साहित्यकारों में, श्रेष्ठ रचनाकारों में और बहुत ऊपर की पंक्ति में देश के वरिष्ठ साहित्यकारों के रूप में थे और उनके साथ मैंने बहुत निकट से जो सानिध्य प्राप्त किया वो बड़े राष्ट्रीय साहित्यकारों का। उनके मित्र थे डॉक्टर श्याम सिंह शशि पद्म भूषण, जो पद्मश्री प्राप्त हैं दिल्ली के, डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, डॉक्टर कृष्ण सलभ जी और डॉक्टर रोहितास आस्थाना जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हरदोई के, डॉक्टर
शकुंतला सिरोठिया प्रयागराज की, बाल साहित्य में चोटी के कवि और घमंडीलाल अग्रवाल जी हरियाणा के, डॉक्टर मानव जी, ऐसे वो देश के कोई शायद कवि हो जिनके साथ उनकी मित्रता न रही हो। और रही बात सम्मान पुरस्कारों की, तो वो इतने लोकप्रिय साहित्यकार थे कि उनको देश के विभिन्न प्रदेशों से, हर जगह से उनको सम्मानित भी किया गया। राजस्थान से भी उनको बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वो देश के वरिष्ठ कवियों में थे। उन्होंने बहुत अच्छा सृजन बाल साहित्य में किया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस स्तर के वो कवि रहे हैं, जिस स्तर के लेखक रहे हैं, कहीं देखा जाए तो अभी तक उनको जनपद में वो सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया है। तो क्योंकि साहित्य एक ऐसा विषय है कि साहित्य से ही सारी चीज़ों का सृजन होता है और काफ़ी बड़े बड़े नामों को बहुत बड़ी ख्याति मिली और उनके लिए सरकारों ने भी, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बहुत काम किया। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर चक्रधर नलिनी जी का जो नाम है इतना बड़ा, उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जनपद में अभी उनको वो मान सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है जो मिलना चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है जनपद का, रायबरेली का, कि इतना बड़ा साहित्यकार आज हमारे बीच में नहीं है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि के रूप में मनाएं। उनके साहित्य में, जहाँ पर रायबरेली का तो कोई ऐसा इतना बड़ा साहित्यकार अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं भी 34-35 वर्षों से रायबरेली में हूँ, जिसकी इतनी प्रकाशित हुई हों पुस्तकें, और मैंने उनकी हर पुस्तक को पढ़ा और देखा है, क्योंकि मेरा सानिध्य उनसे लगभग 35 वर्षों से रहा है। तो सैकड़ों पुस्तकें लिखने के बाद उनका एक पुस्तकालय होना चाहिए इस जनपद में। उनके नाम के देश में साहित्यकारों को पुरस्कार मिलने चाहिए। बाल साहित्य के रूप में कम से कम 11 पुरस्कार 11 भारत के वरिष्ठ साहित्यकारों को और बाल साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पहचान बड़े साहित्यकार के रूप में, बाल साहित्यकार के रूप में थी। ये हमारे इस जनपद का दुर्भाग्य है कि उनके नाम से हमने उनके निधन के समय एक प्रस्ताव भी बना करके भेजा था, उनके परिवार के लोगों को भी दिया था, निवेदन किया था कि उनके नाम का एक पुस्तकालय बने, संग्रहालय बने, पुस्तकालय में उनके सारे साहित्य को रखा जाए, संग्रहित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक दिशा मिले, उनके साहित्य को पढ़ा जा सके, स्मरण किया जा सके और उनके नाम से डॉक्टर चक्रधर नलिन सम्मान से साहित्यकारों को सम्मानित किया जाए और उनके नाम से एक कवि सम्मेलन, एक काव्य संध्या भी हो, जिससे हम काव्य का आनंद ले सकें। यह हमारी प्रबल इच्छा है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसे विभूतियों को निश्चित तौर से सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान मिलना चाहिए हमारे देश की धरोहर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक वो प्रेरणा स्रोत भी हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर चक्रधर नलिनी जी का जो है लंबे समय तक दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी रिश्ता रहा है, तो ऐसा भी कोई अनुभव बताएं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी उनका बहुत काव्यांजल और उस तरह काव्य पाठ और बहुत चीज़ें होती रही हैं। जी जी जी, डॉक्टर चक्रधर नलिन को मेरी जानकारी में हमेशा दूरदर्शन में भी अवसर मिले और आकाशवाणी में तो प्रायः उनका काव्य पाठ होता था। उनकी कहानी भी पढ़ी, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वार्ताएं भी पढ़ी, यात्रा वृतांत भी पढ़ा और काव्य पाठ तो उनका प्रायः होता रहता था। मुझे भी सौभाग्य उनके साथ काव्य पाठ करने का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर नलिन में ये सबसे बड़ी साहित्य की सेवा थी कि उनको किसी ने अगर भारत में कहीं पर भी बुलाया है तो आज के समय में जो साहित्य में गिरावट आई है वो ये सबसे बड़ी है कि उसमें अर्थ का जो भाव आया है बड़े साहित्यकारों में कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख यहाँ तक 11-11 लाख रुपए लेते हैं तब कहीं जाते हैं।
मैं समझता हूँ उन साहित्यकारों से कहीं बड़े थे डॉक्टर चक्रधर नलिन, लेकिन मार्गव्यय भी अगर किसी ने दिया है तो वो कहते थे कि साहित्य की सच्ची सेवा है कि हमारी साहित्य को, हमारे रचना धर्मिता से कुछ लोग कुछ सीखें, इसलिए हमको कुछ करने के लिए अपने पैसे से भी जाना पड़े समाज में, क्षेत्र में, नवोदित लोगों के बीच में, तो हमें जाना चाहिए। इसके लिए कोई धन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें सहयोग करना चाहिए कि समाज में साहित्य अगर जिंदा है तो समझो कि वतन जिंदा है, कलम जिंदा है तो समझो कि हमारा साहित्य जिंदा है। बहुत बढ़िया। आपसे जो ये बात हुई उससे एक चीज़ और स्पष्ट होती है जो काफ़ी चर्चा का विषय भी रही है कि नलिन जी एक अच्छे साहित्यकार थे, बहुत बड़े बाल साहित्यकार थे, उसके साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। ये जानकारी में आया कि वो एक समाज सेवी थे और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में वो अक्सर योगदान दिया करते थे। इस बारे में डॉक्टर साहब कुछ प्रकाश डालें। जी, मैं जब राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में रायबरेली में कार्यरत हुआ तो मुझे सबसे पहले अगर कोई साहित्यकार इस जनपद में मिला वो डॉक्टर चक्रधर नलिन थे, जिनको मैंने पहली बार अपने पास निवेदन किया कि आएँ सर, और वो मेरे कार्यालय में आकर के मुझसे कहे कि नीरज जी आप कविता लिखते हैं, आपको कुछ साहित्य की सेवा करना है। मैं उनके 5-7 वर्षों के अंदर एक इतना बड़ा बुंदेलखंड महोत्सव का नलिन जी के निर्देशन में, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से बांदा जनपद में मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दिल्ली से डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी, राजा बुंदेला जी मध्य प्रदेश से, और ना जाने कहाँ से बम्बई, कलकत्ता, पूरे बुंदेलखंड के हर जनपद से बहुत से साहित्यकार नलिन जी की वजह से आए, जिनका मैं नाम नहीं गिना सकता। लेकिन वो 3 दिन का समारोह हुआ और उसमें जो है एक पत्रिका निकाली गई जिसका मुझे उन्होंने संपादक बनाया, और मैंने संपादन में बुंदेलखंड दर्शन का प्रकाशन भी किया। और नलिन जी इतना अद्भुत कार्यक्रम वो कराया जिसमें कि हमने कवि सम्मेलन भी कराया, बुंदेलखंड पर जो है हमने वार्ताएं कराई विद्वानों की, और डॉक्टर चक्रधर नलिन इसी प्रकार से रहे जैसे भगवान राम की सेवा में हनुमान जी रहे, वैसे ही मुझे हनुमान की तरह खड़ा करके उन्होंने बांदा में झंडा गाड़ा और इस प्रकार से 3 दिन का समारोह, अद्वितीय समारोह किया। मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि डॉक्टर चक्रधर नलिन एक व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर चक्रधर नलिन चलता फिरता एक पाठशाला था साहित्य का। उन्होंने जिस भी किसी नवोदित साहित्यकार से कभी मुलाकात की, उसका मनोबल इतना बढ़ाया कि वो अपने यहाँ छोटा मोटा काव्य समारोह या कभी गोष्ठी या कोई सेमिनार कुछ जरूर करवा देते थे। वो जानते थे कि आज नवयुवक ही कुछ आगे कर सकता है, जबकि आज ये वरिष्ठ कवियों में बहुत बड़ा एक ये भी हम देखते हैं कि सामंजस्य नहीं स्थापित होता। वो चाहते हैं कि हमको सम्मान तो मिले लेकिन हम नवोदित कवियों को आगे न बढ़ाएं, और अगर बढ़ाते हैं तो हमें कुछ समय देना पड़ेगा, हमें कुछ सहयोग देना पड़ेगा। लेकिन नलिन जी मेरे 3 दिन के समारोह में 8 दिन पहले से जा कर के पूरा संभाला, और उसमें 3 दिन तक समारोह जो हुआ उसमें IAS विनोद चंद्र पांडे जी लखनऊ से निदेशक थे, वो आए, और ना जाने कितने लोग, ऐसी विभूतियां जो हम सोच भी नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते। मेरी क्षमता, हमारी संस्था की क्षमता नहीं थी, लेकिन वो 10 लाख का कार्यक्रम रहा। पर आदरणीय नलिन जी एक ऐसे साहित्यकार समर्पित थे कि इनके नाम से पूरे देश के साहित्यकार बुंदेलखंड में आए, और केवल मार्ग व्यय हमने दिया सभी को, और वो कार्यक्रम सफल हुआ। ये नलिन जी की बात इतनी ही नहीं, नलिन जी के साथ मुझे बस्ती और सुल्तानपुर और राजापुर, प्रयागराज, दिल्ली, बहुत जगह साथ में जाने का अवसर भी मिला। मैं नलिन जी के लिए किन शब्दों में आभार प्रकट करूं कि उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, साहित्यकारों को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। मुझे ही नहीं, यहाँ कितने साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिनकी पुस्तकें उन्होंने प्रकाशकों से कहकर छपवाया। आज की स्थिति कवियों के सामने बहुत बड़ी ये है कि किताबें तो लोग लिख रहे हैं लेकिन छप नहीं रही। आदरणीय नलिन जी एक ऐसे साहित्यकार थे कि उनकी पुस्तकों में प्रकाशक छापता भी था और पैसा भी देता था, रॉयल्टी भी मिलती थी, और उन्हीं की कृपा से हमारे जैसे साहित्यकार की भी पुस्तकें छपी और प्रकाशित हुई। आज वो जन जन तक हैं। मैं उनकी कुछ पुस्तकों में अंतरिक्ष में जाने वाले हम, सोने की वर्षा, पुजारी, बाल गीत
में कई पुस्तकें उनकी चर्चित हुई हैं। आओ बच्चों गाएं, बिल्ली रास्ता काट गई, नीला घोड़ा, रघुकुल का दीपक, इस प्रकार की उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं जो नलिन जी ने साहित्य में अमरत्व प्राप्त किया है। यही आशा करता हूँ, आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि पर आपने इस तरह से उनको स्मरण किया, उनके साहित्य को हम लोगों ने चर्चा किया और समाज तक ये बात हमारी पहुँच रही है आपके चैनल के माध्यम से। एक चीज़ और देखा जाए तो उन्होंने जो साहित्य में किया तो समाज को कुछ संदेश जरूर दिया है। तो क्या लगता है उनके पूरे अगर साहित्य का एक निचोड़ कह लो, एक उसका उत्तर कह लो, तो वो समाज के लिए कैसी प्रेरणा का काम करता है? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, नलिन जी ने जो भी साहित्य में लिखा है वो बहुत जीवन के उन अनुभवों को लिखा है। वो बाल कविता के रूप में हो या नाटक के रूप में हो या निबंध के रूप में हो, ये यात्रा वृतांत के रूप में। अभी उनकी एक पुस्तक आई थी बहुत ही जल्दी, जिसमें पहली बार हवाई जहाज़ में बैठकर पूरे परिवार सहित वो देशाटन किए। तो यात्रा वृतांत की भी पुस्तक उनकी इतनी चर्चित हुई कि वो पढ़ करके बड़े बड़े राष्ट्रीय कवियों ने पत्र नलिन जी को भेजा और मैंने नलिन जी के घर में बराबर जाता था। मैंने वो पत्र पढ़े कि उन्होंने जो हर साहित्य में, हर विधा में उन्होंने जो लिखा, उससे यही एक ही बात निष्कर्ष सामने आती है, जो सबसे बड़ी बात है कि वो मानवता के पुजारी थे, वो गरीबों के सहायक थे और गरीबों के लिए कुछ करना चाहते थे। यही कारण था कि आज उनकी इस बात को आगे बढ़ाने में उनके पुत्र मनोज द्विवेदी जी गरीबों के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए वो आगे सपरिवार, उनकी पत्नी श्रीमती सुधा द्विवेदी, उनके पुत्र अनमोल द्विवेदी, मैं पूरे परिवार से परिचित हूँ। सभी लोग बहुत मैं जब देखता हूँ चैनल में या समाचारों में पढ़ता हूँ तो मुझे एक तरफ हंसना आता है, बहुत खुशी होती है। दूसरे तरफ नलिन जी के न रहने पर उनकी स्मरण में मेरे आंसू भी आने लगते हैं कि काश वो भी होते आज हमारे बीच, तो ये सुख के क्षण वो भी देखते कि उनके परिवार कितना समाज सेवा में आगे है। अगर साहित्य ना होता नलिन जी का तो यह जो बीज जो बच्चों में है आज वो उनके पीढ़ी में ना होता। तो साहित्य की सेवा जो भी उन्होंने किया वो समाज सेवा के रूप में ही देखी गई है और वो समाज सेवा ही है। डॉक्टर साहब, उनकी क्या कोई आपको एक दो लाइन याद हो जो कि हमारे दर्शकों के बीच में, क्योंकि अब इतनी बातें हुई, भावुकता भी हुई और जानकारी भी हुई और साहित्य के रस में भी डूब गए, और ये आज बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे रायबरेली जनपद में भी ऐसे महान लोग हैं, ऐसे महान लोग रहे हैं जो कि पूरे भारत में, और एक अभी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या मलिक मोहम्मद जायसी जैसे श्रेणी में उनका नाम आता है। तो ये हम सबके लिए भी गर्व की बात है कि मैं रायबरेली का हूँ और रायबरेली में ऐसे लोगों का होना, और हम सबसे, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मनोज द्विवेदी जी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि उस परिवार से जुड़े हुए हैं तो नलिन जी से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है, जनपद के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग जनपद में रहे हैं जिन्होंने इतना साहित्य के बारे में और साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है। तो ऐसी कोई दो पंक्तियां हो तो जरा। जी, उन्होंने अपनी रचना में सुंदर देश बनाए, ये परिकल्पना उनकी रही है जी। और देश से, राष्ट्र से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। उनके भाव हमेशा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उनकी रचनाएं रहती थीं। मैं उनकी दो चार पंक्तियां राष्ट्रीय रचना के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आओ सुंदर देश बनाएं, आओ सुंदर देश बनाएं, आओ सुंदर देश बनाएं, ताकत में कर दें जग ऊंचा, ताकत में कर दें जग ऊंचा, कभी नहीं देखे यह नीचा, चमके दुनिया में सूरज सा, चमके दुनिया में सूरज सा, इसको श्रेष्ठ महान बनाएं, आओ सुंदर देश बनाएं, आओ सुंदर देश बनाएं। क्या बात है कि इन पंक्तियों से
प्रेरणा लेने वाली चीज़ें हैं, प्रेरणादायक चीज़ें हैं और आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि इस साहित्य को पढ़ें, इस साहित्य को जानें, क्योंकि इस साहित्य के द्वारा समाज को एक नई दिशा भी मिलती है और संस्कार भी मिलते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी रहे और वो भी एक बड़े साहित्यकार हैं, उनके द्वारा भी तमाम पुस्तकें लिखी गई हैं। अभी हाल ही में आपने मुझे कुछ पुस्तकें भी भेंट की और मैंने उनको पढ़ा भी। तो वो खुद एक बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ एक अच्छे साहित्यकार भी हैं और हमारा प्रयास भी है कि ऐसे लोग जो कि जनपद में हैं या जनपद के आसपास हैं, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए श्री समाचार हमेशा प्रयास करता रहेगा और समाज के हर क्षेत्र के लोगों को अपने मंच देगा और उनको आगे लाने का प्रयास करता रहेगा। इसी के साथ मैं धैर्य शुक्ला आपसे इजाज़त लेता हूं और डॉक्टर चक्रधर नलिनी के आगे के एपिसोड में और भी बातें करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इतिहास उनका है, ये थोड़े समय में ख़त्म होने वाला नहीं है। और भी तमाम बातें करेंगे और तमाम जानकारियां लेके आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।